हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि पीजीटी इंग्लिश की स्क्रीनिंग आ रही है और दिसंबर में एचटेट टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स भी आ रहे हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट में बहुत सारे एस्पायरेंट्स हैं जो फिल कर चुके हैं फॉर्म को, और उनके लिए मैंने शुरू की है सीरीज प्रेपरेशन की। जैसे कि हम इंडियन इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं, सबसे पहले हिस्ट्री की थी, देन जो मेजर हमारे राइटर्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक फीमेल राइटर को जिनका अपना ही एक अलग स्पेशल प्लेस है इंग्लिश लिटरेचर में, जिन्हें 3 बुक्स के लिए बुकर प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया गया है, राइट। तो वो है अनीता देसाई। आज के वीडियो में हम करेंगे अनीता देसाई की बायोग्राफी, उनके वर्क्स और उनके प्राइजेस। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। अनीता देसाई born on 24th जून 1937 इन मसूरी। मसूरी में 24 जून 1937 को इनका जन्म हुआ। इनके फादर बंगाली थे और इनकी मदर जर्मन थी। इनकी जो पढ़ाई थी वो दिल्ली में हुई और 1957 में इन्होंने ग्रेजुएशन की इंग्लिश लिटरेचर में दिल्ली यूनिवर्सिटी से, राइट। इनकी शादी हुई अश्विन देसाई से। शी वाज मैरिड टू अश्विन देसाई। और इनके जो वर्क्स हैं वो 10 नॉवेल्स हैं मेजरली, और बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज हैं। 7 इयर्स की एज में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। इनकी 3 बुक्स को बुकर प्राइज के लिए सिलेक्ट किया गया। फर्स्ट वॉज क्लियर लाइट ऑफ डे 1980, सेकेंड वॉज इन कस्टडी 1984 एंड थर्ड वॉज फास्टिंग फीस्टिंग 1999। अनीता देसाई को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 1978 में फॉर नॉवल फायर ऑन द माउंटेन, पद्म भूषण इन 2014 एंड ब्रिटिश गार्डियन प्राइज मिला इनको द विलेज बाय द सी नॉवल के लिए। तो इनको बहुत सारे प्राइजेस मिले हैं और ये बहुत ही रिमार्केबल राइटर थी। अब हम बात करेंगे इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स की, और मेजरली इनके सारे वर्क्स के बारे में तो मैं आपको बताऊंगी, पर जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन्हें हम डिस्कस भी करेंगे। So, अब बात करते हैं अनीता देसाई के वर्क्स की। क्राई द पिकॉक 1963, वॉइसेस इन द सिटी 1965, बाय बाय ब्लैकबर्ड 1971, द पिकॉक गार्डन 1974, वेयर शैल वी गो दिस समर 1975, Cat on a Houseboat 1976, Fire on the Mountain 1977, Games at Twilight 1978, Clear Light of Day 1980, The Village by the Sea 1952, In Custody 1984, Baumgartner's Bombay 1988, Journey to Ithaca 1995, Fasting Feasting 1999, The Zigzag Way 2004, The Artist of Disappearance 2011। अब हम डिस्कस करेंगे इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स को और उनके कैरेक्टर्स को। अनीता देसाई की फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी थी सर्कस कैट एलिकॉट। ये इन थॉट में पब्लिश हुई थी 1957 में। उनकी सेकेंड स्टोरी थी हाउ जेंटलीज द मिस्ट। ये पब्लिश हुई थी इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में 1958 में। और उनकी कलेक्शन थी जो स्टोरीज की बच्चों के लिए, वो थी द पिकॉक गार्डन, कैट ऑन अ हाउस बोट एंड विलेज बाय द सी। और विलेज बाय द सी को बुकर प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। अनीता देसाई की फर्स्ट नॉवल क्राई द पिकॉक पब्लिश हुई थी 1963 में। ये स्टोरी है एक माया नाम की लड़की की जो हीरोइन है इस नॉवल की, और वो बेटी है एक रिच और स्टाउट ब्राह्मण की, ठीक है। वो एक स्पॉइल्ड लड़की होती है और उसकी शादी होती है गौतम से। वो बहुत छोटी होती है तब एक पंडित जी प्रिडिक्शन, एक एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट करते हैं, ज्योतिषी, की शादी के 4 साल बाद वो या उसके हस्बैंड मर जाएंगे। अब यही सोच सोच के जो है उसकी मेंटल कंडीशन जो है खराब हो जाती है। उसके जो उसके अंदर एक डिलेमा आ जाता है। उसका जो नेचर है वो टोटली शी बिकेम इनसिक्योर। उसके माइंड में यही चलता रहता है दैट एस्ट्रोलॉजर हैज सेड कि आफ्टर 4 years ऑफ मैरिज हर हस्बैंड और शी वुड डाई। सो क्या करती है, इस इनसेन कंडीशन में वो खुद ही अपने हस्बैंड को मार देती है, राइट। सो बेसिकली ये जो नॉवल है ये डील करता है साइकोलॉजिकल डिलेमा, जो किसका,
माया के इनर साइकी का। तो ये बेसिकली एक नॉवल थी क्राई द पीकॉक। इसके कैरेक्टर्स आपको याद रखने हैं, माया जो हीरोइन है एंड गौतम जो उसका हस्बैंड है। और स्टोरी मैंने आपको बताई थी कि एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन की वजह से वो इंसेन हो जाती है एंड शी किल्स हर हस्बैंड। वॉइसेस इन द सिटी सेकेंड नॉवल, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1965। इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो है मिरोद, मनीषा एंड अनीता। और ये नॉवल डिस्क्राइब करता है मिजरेबल कंडीशन इन तीनों कैरेक्टर्स के जो कलकत्ता सिटी में रहते हैं, राइट। और इस स्टोरी का जो मेन टर्निंग पॉइंट होता है इस नॉवल का वो ये होता है कि मनीषा जो है अपनी मेंटल हेल्थ डिस्क्राइब करती है अपनी पर्सनल डायरी में, जो उसके लिए फेटल प्रूव होता है। सो दिस इज द नॉवल इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट नॉवल इज बाय बाय ब्लैकबर्ड। ये थर्ड नॉवल थी अनीता देसाई की और पब्लिश हुई थी 1975 में। बेसिकली ये जो नॉवल है डिस्क्राइब करती है कंडीशन उन इंडियंस की जो लंदन सिटी में सेटल हुए हुए हैं। और इस नॉवल के दो कैरेक्टर्स हैं मेन, आदित्य एंड देव, और वो फेस करते हैं प्रॉब्लम एलियनेशन की, यानी खुद को फॉरेनर फील करना अनजान किसी भी जगह पर, ठीक है। वो ये फील करना कि हम बाहर से आए हैं, तो वो ये फील कर रहे थे दोनों, और उनको लंदन में सेटल होने में प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो बेसिकली ये नॉवल इस बारे में, तो आपको मेन कैरेक्टर्स याद रखने हैं और थीम याद रखनी है और क्या इसकी स्टोरी थी। नेक्स्ट नॉवल इज वेयर शैल वी गो दिस समर। ये फोर्थ नॉवल थी उनकी, पब्लिश हुई थी 1975 में। स्टोरी की जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, हीरोइन है, वो है सीता। और ये नॉवल उसकी ही साइकोलॉजिकल स्टेट के बारे में है। बेसिकली अनीता देसाई ने जो भी वर्क किए हैं वो डे टू डे रूटीन जो लोग हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं उन पे बेस्ड ही मोस्टली वर्क किए हैं। और ये भी साइकोलॉजिकल स्टेट शो कर रही है सीता की। वो एक यंग वाइफ है, यू नो, और वो परेशान है दो चीज़ों के बीच में उलझी हुई है। एक तो उसकी डिज़ायर कि अपनी लाइफ से बोर्डम को हटा दे वो, और जो मिडिल क्लास हिपोक्रेसी है उसको हटा दे, और दूसरा वो अपने जो फैमिली के रिलेशनशिप्स हैं उनमें भी बंधी हुई है। तो वो इन दोनों चीज़ों के बीच में फंसी हुई है। ना तो वो अपने रिश्ते छोड़ सकती है, लेकिन वो जो क्या है एलियनेशन फील कर रही है अपनी मैरिड लाइफ में, उसको सफोकेशन होती है, अकेलापन फील करती है वो, और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की जो लाइफ है उसको हेट करती है। तो बेसिकली ये है इस स्टोरी की थीम। सीता जो है मेन कैरेक्टर और रमन उसके हस्बैंड है। तो ये थी फोर्थ नॉवल वेयर शैल वी गो दिस समर। नेक्स्ट नॉवल इज फायर ऑन द माउंटेन, और ये फिफ्थ नॉवल थी जो 1977 में पब्लिश हुई लंदन में। ये स्टोरी है नंदा कौल की लाइफ के बारे में, जिनकी मदरली फीलिंग्स भी हैं, हेल्पनेस भी, और वो एलियनेशन भी फील करती हैं। बेसिकली ये एक विडो वुमेन है जो जिनके हस्बैंड वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी में, और उनकी डेथ के बाद और अपने बच्चों को ग्रोन अप करने के बाद ये कसौली में एक हॉन्टेड हाउस में आकर रुक जाती हैं। पूरी लाइफ ये इन्होंने अपने बच्चों की, हस्बैंड की टेक केयर करने में निकाल दी, और इवेंचुअली एंड में वो चाहती हैं कि वो बिल्कुल अकेले रहें, उन्हें पीस और सॉलिट्यूड चाहिए था, तो वो कसौली शिफ्ट हो जाती है। वहाँ पे इनके साथ इनका कुक रहता है रामलाल। और बहुत टाइम के बाद उनको एक लेटर रिसीव होता है उनकी बेटी आशा का, जो ये कहती है कि उनकी जो ग्रैंड डॉटर है, ग्रेट ग्रैंड डॉटर राका, वो उनके साथ ही रहेगी। अब वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि उन्हें अपनी पीसफुल लाइफ अच्छी लग रही होती है। उन्होंने बहुत टाइम तक फैमिली के लिए किया होता है, फिर भी उन्हें अकेला ही फील हुआ होता है। तो उन्हें लगता है कि अकेले रहना ही खुश है, उनको अपने सॉलिट्यूड और पीस बहुत अच्छा लगता है, और वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती राका के वहाँ पे आने से। और बेसिकली स्टोरी इसी के रिवॉल्व अराउंड होती रहती है। वो ये सोचती है कि वो उस बच्ची को कैसे रख पाएंगी, कैसे खुश करेंगी। देन वो बच्ची को रामलाल स्टोरी सुनाता है, वो स्कूल जाने से रिफ्यूज़ कर देती है। यही सब है स्टोरी में, और एंड में कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जिसके बाद राका एंड में बोलती है कि उसने जो क्या किया, माउंटेन में आग लगा दी है। सो दैट्स व्हाई द नेम ऑफ द नॉवल इज फायर ऑन द माउंटेन। मेन कैरेक्टर है नंदा कौल, जिनके हस्बैंड मर चुके हैं और बच्चे बड़े हो चुके हैं, अकेले रह रही हैं कसौली में। रामलाल उनका कुक है, और राका जो उनकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर है, जो उनके साथ रहने आती है कसौली में। ठीक है, नेक्स्ट नॉवल है बॉम्बगार्टनर्स बॉम्बे। ये 1988 में पब्लिश हुई थी, और ये स्टोरी थी एक जर्मन ज्यू की जो फील करता है खुद को आउटसाइडर इस अपनी ही कंट्री में, बिकॉज ही इज अ ज्यू, राइट। इस वजह से वो आउटसाइडर फील करता है खुद को, और वो इंडिया आ जाता है जहाँ पे वो आउटसाइडर ही होता है एक्चुअली में, क्योंकि वो फिरंगी है। तो बेसिकली ये नॉवल एक जर्मन ज्यू के बारे में, जिसको अपनी कंट्री में ही लगता है कि ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ जर्मन कल्चर, एंड वो वहाँ पर आइसोलेटेड फील करता है, जिसकी वजह से वो इंडिया आता है और यहाँ पे लोगों से फिरंगी बोलते हैं। नेक्स्ट नॉवल इज इन कस्टडी। ये 1984 में पब्लिश हुई थी। इसका जो मेन कैरेक्टर है वो देवेंद्र शर्मा है,
जो एक कॉलेज में लेक्चरर है। बेसिकली इसका फ्रेंड होता है मुराद, और इसमें जो नॉवल में कंसर्न इसका क्या होता है, इसको उर्दू बहुत पसंद होती है और ये बहुत परेशान होता है कि उर्दू जो मुगल्स के टाइम पे एक कितनी ज़्यादा रिस्पेक्टेबल लैंग्वेज थी, उसकी एक अलग ही पोजीशन थी, लेकिन आजकल उसकी जो पोजीशन है वो ख़त्म होती जा रही है, राइट। और इसका फ्रेंड होता है मुराद, इसका एक पब्लिशिंग हाउस होता है आवाज़ नाम से, और जो देवेन शर्मा होता है उसका सपना होता है नूर शाहजैनबादी से मिलने का, जो उर्दू पोइट होते हैं, ये इनका बहुत बड़ा फ़ैन होता है, तो इसका सपना होता है इससे मिलने का। तो इसका फ्रेंड मुराद बोलता है कि ये सपना पूरा कर सकता है ये अगर इंटरव्यू करे नूर को, राइट। सो देवेन एग्री हो जाता है और वो इंटरव्यू करने के लिए जाता है, लेकिन जब वो जाता है तो देखता है कि जो नूर है वो एक एज्ड मैन है और उसकी जो कंडीशन है बिल्कुल ख़राब है, वो ड्रंक पड़ा है वहाँ पे, उसका घर बहुत ज़्यादा गंदा है, और वो खुद बताता है उसे कि उसे ड्रिंक, फूड, विमेन, गैम्बलिंग, इन सब का शौक है। तो उसकी काइंड ऑफ जो इमेज होती है अपने आइडल को लेके कि मेरा जो आइडल है वो इस तरह का है, वो शटर हो जाती है। बेसिकली जो नॉवल की थीम है वो आइडेंटिटी और मीनिंग सर्च करने के बारे में है लाइफ की, और यही होता है एंड में वो रिफ्यूज़ करता है कि मैं इंटरव्यू नहीं लूँगा, लेकिन जो उसकी वाइफ है वो कहती है, नूर की वाइफ है, देवेन को कहती है कि वो कुछ पैसे लेके टेप रिकॉर्डर की हेल्प से इंटरव्यू ले सकता है, वो हेल्प कर देगी। बट इवेंचुअली क्या होता है, उसे एंड में रियलाइज़ होता है कि उसका खुद का फ्रेंड चाहे वो नूर की वाइफ है, वो सब उसको यूज़ कर रहे हैं और उसको एक तरह से उसका बेनिफिट ले रहे हैं, और वो इंटरव्यू नहीं ले पाता और वो वहाँ से निकल जाता है, ठीक है। अगर देवेन की इसमें वाइफ के बारे में भी बताया है, सरला बहुत ही बेसिक ऑर्डिनरी फैमिली से एक लड़की होती है, लेकिन इसमें ये दिखाया है कि वो कंट्रोल करती है देवेन को और उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड्स होती है। तो बेसिकली जो देवेन की मैरिड लाइफ होती है वो भी कोई ज़्यादा अच्छी खास नहीं होती, जिसकी वजह से वो परेशान होता है और वो उर्दू लैंग्वेज में एक एस्केप ढूंढता है, उर्दू पोइट्री में एक एस्केप ढूंढता है। तो बेसिकली यही है इस नॉवल की स्टोरी, और इसकी थीम यही है कि अपनी आइडेंटिटी और मीनिंग ढूंढना लाइफ का, जो उसे बाद में समझ आता है एंड में कि जिसको वो अपना आइडल मान रहा है वो खुद एक आइडियल पर्सन नहीं है। अब बात करते हैं अनीता देसाई के लास्ट नॉवल की, क्लियर लाइट ऑफ डे, 1918 में पब्लिश हुई थी और ये ऑटोबायोग्राफिकल है, ठीक है। स्टोरी है 4 दास सिबलिंग्स की, बिम यानी बिमला, राजा, तारा एंड बाबा। बिम इज बिमला, राइट। सो बिमला और तारा बेटियां हैं, राजा बेटा है और बाबा भी बेटा है, और बाबा ऑटिस्टिक है इसमें, ठीक है। ये जो नॉवल है इसका थीम है इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली एंड फॉरगिवनेस, और ये पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के आसपास के टाइम की स्टोरी है, राइट। स्टोरी डिवाइडेड है 4 पार्ट्स में, जो इन सिबलिंग्स की लाइफ के बारे में है। बिमला जो है हिस्ट्री टीचर है और ओल्ड दिल्ली में सेटअप है ये नॉवल। ये अपने घर जाती है, नॉस्टैल्जिक फील करती है, अपने बचपन की सारी बातें याद करती है, और इनकी आंट जो होती है मीरा मासी, वो इनका ध्यान रखती हैं थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है, क्योंकि इनकी मदर जो होती है वो बहुत ज़्यादा एल्कोहलिक होती हैं और ये सब होता है। तो जो एंड है नॉवल का वो ये होता है, ये चारों भाई बहन जो है सेपरेट हो चुके, मतलब जो नॉवल में दिखाया गया है कि टाइम के साथ ये सारे अलग हो जाते हैं, अपनी अपनी लाइफ्स में बिजी हो जाते हैं, पर बिमला नॉस्टैल्जिक फील करती है और बिमला और राजा में सेपरेशन आ जाता है। बाबा का वो हमेशा से ध्यान रखती है उसी घर में रह के, इनोसेंट होता है, ऑटिस्टिक होता है। इवेंचुअली जब तारा से उसको पता चलता है कि राजा बीमार है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो नॉवल के एंड में बिमला जो है शी बिलीव इन इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरगिवनेस, और वो उसे फॉरगिव कर देती है और ये सब लोग एक हो जाते हैं। सो बेसिकली इस नॉवल का जो थीम है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली एंड फॉरगिवनेस। और नॉवल में ये भी बताया कि जो बिमला है पहले वो मीरा मासी उनको एज अ मदर ध्यान रखती है, नॉवल के एंड में जो मीरा मासी है उनका ध्यान बिमला रखती है। तो बेसिकली यही है इस नॉवल का समरी, और ये ऑटोबायोग्राफिकल भी कंसीडर की जाती है कहीं ना कहीं अनीता देसाई की लाइफ से, बिकॉज शी ऑल्सो बिलीव्स इन इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली एंड फॉरगिवनेस। सो ये थी अनीता देसाई की बायोग्राफी, उनकी लाइफ, उनके वर्क्स और उनके प्राइजेस। आई होप अनीता देसाई की लाइफ से रिलेटेड जो भी हमने किया है ये आपको क्लियर है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का जो अनीता देसाई वाला पोर्शन है वो बिल्कुल क्लियर हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।